है जी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से पहले मैं आप लोगों को आप लोगों से थोड़ा से चीज़ें मैं पूछना चाहूँगी। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में कंप्लीट मतलब मैंने डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस किया था। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने की थी जी ग्लूकोनियोजेनेसिस। राइट, ये दोनों चीजें हैं जो कि आप लोग बायोकेम 1 के अंदर कर चुके हैं और यहाँ पर मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो दिस इज पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री 2, जो आपका सेकंड बायोकेमिस्ट्री का ये जो कोर्स है, इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन क्योंकि वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इस वजह से मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगी। और मैं ये एज्यूम करती हूँ कि ये चीज, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियोस भी दी हैं, लेक्चर भी किए हैं, इसके ऊपर हम लोग सेशनल और एग्जाम भी ले चुके हैं, तो आई जस्ट एज्यूम कि ये चीजें आप लोगों को आती होंगी। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का था। ऑल्दो कि ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगी। कार्बोहाइड्रेट की हमें क्यों एनर्जी की हमें क्यों जरूरत होती है, और कार्बोहाइड्रेट की अगर सप्लाई जो है वो कम हो जाए तो उसके रिजल्ट के अंदर क्या होता है। ये कुछ जनरल बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद metabolism of glycogen, जिसके अंदर आज we are going to look at the synthesis of glycogen molecule which takes place in the liver and in muscles as well, और कुछ quantity के अंदर ये बाकी तमाम cells के अंदर भी synthesize होता है। इसके अंदर कौन कौन से enzymes important हैं और उनकी activity क्या है, we are going to discuss that, right? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर वी हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। हमारी लाइफ जो सी है, ये ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाएगा, वी आर गोइंग टू फेंट, राइट? तो ग्लूकोज जो सा है ये एक रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और तमाम जो हमारे सेल्स हैं, जिसके अंदर हमारे ब्रेन के सेल्स हो गए, हार्ट के मसल्स हो गए, जो कि कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो सेल्स हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल, क्योंकि यू नो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है या जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है, दिस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोसोल। तो वो तमाम सेल्स जिनके अंदर या तो माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट बहुत कम होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, तो उनको अगर एनर्जी चाहिए तो उनके अंदर साइटोसोल के अंदर ग्लूकोज इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, और रिजल्ट में क्या होगा, वी आर एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो ग्लूकोज इज किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है तमाम सेल्स के अंदर, खास तौर पे उन सेल्स के अंदर जिनके अंदर वी डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा वो सेल्स जिनके अंदर, जैसे कि हमारे जो मसल्स हैं जी, जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज या वर्कआउट जब हम कर रहे होते हैं, तो वहां पर वी नीड टू हैव एन एब्सोल्यूट एंड लाइक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ग्लूकोज, हमें उसकी चाहिए। ओके, अब हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ग्लूकोज है, इसकी सोर्सेज क्या क्या है? यू नो कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो मेन सोर्स इसकी हो गई डाइट। इसके अलावा जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, या ग्लाइकोजन की जो ब्रेकडाउन होती है, दैट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ ग्लूकोज, वो ग्लूकोज के यूनिट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा हम नया ग्लूकोज कैसे बनाते थे? ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू बनाते थे, जो कि मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट? अब डाइट के अंदर ये होता है, कभी किसी दिन बंदा जो सा वो उसने रोजा रख लिया, या फिर किसी दिन उसने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिए, सिर्फ प्रोटीन ले ली, सो वी कैन से कि जो डाइट है, जो सोर्स है मेन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की, ये एक रिलायबल रिसोर्स नहीं है। मतलब वी कैन नॉट लाइक डिपेंड ऑन दैट। जिस दिन हम लोगों ने अगर रोजा रख लिया, तो उस दिन तो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइट की जो सोर्स है वो तो खत्म हो गई। इसके मुकाबले में अगर हम कहें कि जो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये कॉन्स्टेंटली हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर हो रहा है, और ये कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी को, हमारी ब्लड स्ट्रीम को, या तमाम सेल्स जिनको ग्लूकोज की जरूरत है, उनको एक एनर्जी की सोर्स है, जो कि उसको कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज एक रिलायबल सोर्स है जो कि इसको प्रोवाइड कर सकती है। ऑल्दो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, दैट इज रियली स्लो, और आपको पता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस भी डिपेंड करता है ब्लड ग्लूकोज के अंदर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सो वी कैन से कि हमारे पास जो मेन मैकेनिज्म है जो कि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करती है, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो स्टोर होते हैं पॉलीसेचराइड्स की। हमने जब क्लासिफिकेशन की थी तो मैंने आपको बताया था वी हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर, जिनके अंदर मोनोसेचराइड्स थे, जिनके अंदर ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था, एंड उसके बाद वी हैड डाइसेचराइड्स एंड देन ओलिगोसेचराइड्स। और जो स्टोरेज फॉर्म होती है प्लांट्स के अंदर, पॉलीसेचराइड की फॉर्म थी क्या?
स्टार्च थी, जबकि ह्यूमंस के अंदर क्या थी, दैट वाज ग्लाइकोजन। और जब स्टार्च की मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर अगर हम ग्लूकोज का देखें तो इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। आपको अगर आइसोमेरिज्म वगैरह थोड़ी सी याद हो तो आपको याद होगा बेटे कि वी हैड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। और आपको पता है कि जो 6 कार्बन होते हैं, इसके अंदर फर्स्ट जो कार्बन होता है या तो ये एल्डिहाइडिक होता है या कीटोनिक ग्रुप होता है। अगर मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसके अंदर 6 कार्बन थे, 3 4 5 एंड लेट्स सी ये 6 हमारे पास कार्बन है। फर्स्ट हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या शुगर का मॉलिक्यूल यहाँ पर एल्डिहाइडिक था ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये सेकेंड नंबर पे ये ऑक्सीजन आ जाए तो ये हम कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। देन वी हैव OH एंड देन वी हैव OH एंड देन वी हैव अनदर OH, और यहाँ पर हमारे पास वी हैव यहाँ पर OH है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। ओके, सॉरी व्हाट हैपेंड, लेट मी सी। ओके ओके राइट, इसके अंदर हम नई स्लाइड निकाल लेते हैं। ओके दिस वन, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, मतलब सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो हमारे पास ग्रुप होता है जो कार्बन नंबर 1 के ऊपर मौजूद है, दिस कैन कम क्लोज टू कार्बन नंबर 5 या कार्बन नंबर 6, और इसके करीब मौजूद होने की वजह से ये दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप, जिसको हम कहते हैं एल्डो ग्रुप है। और ये रिएक्ट करता है विद व्हाट, विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि हमारे पास किस चीज का ग्रुप है, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल है ना फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करता है, रिजल्ट के अंदर ये क्या बनाता है, एक साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे। अगर आपको याद हो ये हम लोगों ने किया था, यहाँ पर दिस इज द ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5, और जो 6 होता है वो यहाँ पे निकला होता है CH2OH की फॉर्म में, राइट। ये वाला जो हमारे पास कार्बन था, जो इसने ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हमने नाम दिया था हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ठीक है। और इसको हमने हेमी एसिटल का नाम इस वजह से दिया था कि जब एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो जो वो स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड हेमी एसिटल, राइट। और ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 था, जो कि पहले क्या था, एक कायरल था, ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन, जिसके हमारे पास के साथ क्या होता है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं, राइट। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज दिस, एक इधर यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और नीचे इसके हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। और ये जो एनोमेरिक कार्बन था, जो कि मैं आप लोगों को पिछले कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, ये नया कायरल सेंटर बनता है और इसकी रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन यहाँ पर इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन अगर नीचे हो, डाउन हो, तो हम इसको कहते हैं ये जी अल्फा आइसोमर है, और अगर ऊपर हो तो उसको हम कहते हैं बीटा आइसोमर, राइट। ये चीजें याद हैं आप लोगों को? अगर नहीं याद तो बेटे कार्बोहाइड्रेट का आप दोबारा से लेक्चर देखोगे ताकि आप लोगों को ये चीजें रिवाइज हो जाएं। एनीवे, ये हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है, दिस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज का यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, दिस इज कार्बन, और ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे नीचे, राइट। दिस इज कॉल्ड अल्फा डी आइसोमर था ग्लूकोज, राइट। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ये मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, और ये एनोमेरिक कार्बन जो है ये हमारे पास रिड्यूसिंग एंड होता है, दिस इज द रिड्यूसिंग एंड, बिकॉज इसके पास ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल मौजूद है। जब ये किसी दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, दिस इज अनदर अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये इसका एनोमेरिक कार्बन, ये इसका रिड्यूसिंग एंड, इसका कार्बन नंबर 4, इस कार्बन नंबर 4 के साथ दिस इज गोइंग टू मेक अ बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, राइट। तो हमारे पास ये लिंकेज जो होता है इसको हम लिखते हैं 1 विद द सिंगल एरो और आगे 4, ठीक है। ये हमारे पास 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं जो कि लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीजन ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जो डायरेक्शन है या जो रिएक्शन रिलेशन है बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड द कार्बन नंबर 4 ऑफ द अदर वन, ओके। और यहाँ पर जो हमारे पास ये कार्बन था, दिस वाज द एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक हमारे पास कार्बन है। तो ये वाला जो एंड है इसको हम कहते हैं जी रिड्यूसिंग एंड है, ये रिड्यूसिंग एंड है, ये रिड्यूसिंग एंड है। जबकि इस वाले कार्बन का रिड्यूसिंग एंड अब नॉन रिड्यूसिंग हो गया, क्योंकि इसने तो बना दिया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और अब ये रिएक्शन के अंदर कोई किसी और रिएक्शन में तो हिस्सा नहीं ले सकता ना, दैट्स व्हाई दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड। आगे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स बताई थी, जिसके अंदर ये जो हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट होते हैं ग्लूकोज के, ये कंबाइन कर जाते हैं जी हमारे पास डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ढेर सारे यूनिट जब कंबाइन कर जाते हैं तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास एक पॉलीसेचराइड बनता है, ओके।
और ये जो हमारे पास जो पॉलीसेचराइड मॉलिक्यूल बनता है, दिस पॉलीसेचराइड मॉलिक्यूल, इसके अंदर 1,4 लिंकेज मौजूद होते हैं। अगर ये स्ट्रेट चेन पॉलीसेचराइड मॉलिक्यूल हो, इट इज जस्ट लाइक दिस वन, तो रिजल्ट में क्या होता है कि स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल हमारे पास बनाता है जी अमाइलोज मॉलिक्यूल। स्टार्च के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर कॉमन चीज क्या होती है? उनके अंदर यही वाला 1,4 लिंकेज होता है। स्टार्च के अंदर क्या होता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है। वी हैव अमाइलोज जिसके अंदर स्ट्रेट चेन होती है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन उसके अंदर ब्रांचेस भी मौजूद होती हैं, राइट? वी हैव ब्रांचेस एज वेल। जबकि जो ग्लाइकोजन है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन जैसा ही होता है, पर उसके अंदर क्या होता है कि ये जो ब्रांचेस होती हैं, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट चेन है, उसकी जो ब्रांचेस है, हर 8 से 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद एक ब्रांच होती है। 8 से 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फिर एक ब्रांच, 8 से 10, मतलब जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है दैट इज एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड, और उसके पास हमारे पास एक रिड्यूसिंग एंड है और बाकी तमाम ब्रांचेस हैं, ठीक है? और ब्रांच के ऊपर ब्रांच एंड ब्रांच के ऊपर ब्रांच आफ्टर एवरी मॉलिक्यूल, ठीक है? जिसकी वजह से अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज हाईली ब्रांच्ड होता है, ठीक है? और इसके अंदर दो तरह के लिंकेज मौजूद हैं, एक इसके अंदर 1,4 मौजूद है, दूसरा इसके अंदर 1,6 मौजूद है। ये जो ब्रांच का कनेक्शन होता है ना, दिस इज बिटवीन कार्बन नंबर 1 एरोमेरिक कार्बन एंड कार्बन नंबर 6 ऑफ द अदर वन, जिसका एरोमेरिक कार्बन ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है इस लंबी चेन बनाने के लिए, राइट? ये चीजें, वो तमाम चीजें जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ। ओके, ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो सा है, ये स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, और स्टोरेज फॉर्म हमारे पास क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कांस्टेंट सप्लाई चाहिए अपने सिस्टम को चलाने के लिए ग्लूकोज की। वो या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू आएगी या वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से आएगी, राइट? और ये जो हमारे पास ब्रेकडाउन होता है, ये पहले तो ये कि ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होता है? ये होता है लिवर के अंदर, ठीक है? इसके अलावा ये होता है किडनी के अंदर, ठीक है? इसके अलावा हमारे मसल्स के अंदर, इसके अलावा कुछ और सेल्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? लेकिन ये जो हमारे पास जो लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, जो मसल के अंदर होता है, ये मेन सोर्स होता है ऑफ द ग्लाइकोजन, जो कि हमें चाहिए जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लाइकोजन का लेवल, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। ग्लूकोज का लेवल जब कम होगा तो इन तीन सोर्सेज से हमारे पास ग्लाइकोजन निकाला जाएगा। लिवर तब उस सिचुएशन के अंदर जब बंदा रोजा रख रहा है, ठीक है? किडनीज के अंदर भी जब फ्लाइट और फाइट वाली सिचुएशन आ गई है, मरने वाली हालत हो रही है, कुछ नहीं खाया पिया, तो किडनी वाला ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज देगा। मसल वाला जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जब हम चल फिर रहे हैं या बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी सप्लाई या एनर्जी की सप्लाई मसल के अंदर होगी। बाकी जो सेल्स हैं, बाकी हमारे जो सिस्टम के सेल्स हैं, उनके पास अगर ग्लूकोज मौजूद होगा, ग्लाइकोजन मौजूद होगा, तो वो सिर्फ उन सेल्स के लिए ही इस्तेमाल होगा, ये बाकी सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करते। उनके पास बहुत छोटी या कम सप्लाई होती है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल की, जो कि मतलब उनकी अपनी नीड्स को पूरा कर सके। ओके, सो अगर हम कहें कि जी राइट, ओके मैं निकाल लूँ वो। ओके, अगर हम कहें कि जी जो हमारा जो ग्लाइकोजन है उसकी हम क्वांटिटी निकालना चाहें, तो हम कहेंगे कि अगर जो फ्रेश मैस हम देखें हमारे मसल्स का, अगर हम ये जो मसल्स हैं इनका हम फ्रेश मैस देखें, तो इसका टोटल 1 to 2% हमारा ग्लाइकोजन होता है, ठीक है? 1 to 2% फ्रेश मैस जो टोटल है उसका 1 to 2% गोइंग टू बी ग्लाइकोजन, और वो भी रेस्टिंग मसल्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर लेवल डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं लिवर की बात करूँ तो लिवर का जो टोटल फ्रेश मैस होता है एक सेहतमंद लिवर का, दैट इज 10%। उसके 10%, अगर 100 ग्राम का है तो उसके अंदर 10 ग्राम जो है वो ग्लाइकोजन होगा, राइट? अच्छा, अब ये लिवर के अंदर इसका 10% होता है, मसल्स के अंदर 1 to 2% होता है। ये इसके पीछे रीजन क्या है, इट्स नॉट वेरी क्लियर, ठीक है? इसके ऊपर स्टडीज हो रही हैं, लेकिन बहुत सी हमारे पास ग्लाइकोजन की जो डिजीजेज होती हैं, जिसके ना ग्लाइकोजन का स्टोर करने की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके अंदर क्या होता है कि लिवर और मसल दोनों के अंदर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, राइट? ग्लाइकोजन का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया, राइट? स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वी हैव ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं that are linked with another glucose molecule, ठीक है? they are linked with अल्फा 1,4 लिंकेज मौजूद है इनके बीच में, इसके अलावा इनके बीच में अल्फा 1,6 लिंकेज मौजूद है, ठीक है? और ये क्या है, इनके अंदर हमारे पास स्ट्रेट चेन्स हैं, जिनके अंदर हर 8 से ऑलमोस्ट 10 के बाद वी हैव 1 ब्रांच, राइट? इसके अंदर एक्सटेंसिव, इसके अंदर ब्रांचिंग जो है वो मौजूद है।
राइट। ये चीजें मैं आप लोगों को पहले पिछली क्लास के अंदर बता चुकी हूँ, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा जो हमारा जो ये जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं जो कि हमारे लिवर के अंदर मौजूद हैं या फिर जो मौजूद है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद हैं या फिर जो सेल्स के अंदर मौजूद हैं या मसल्स के अंदर मौजूद हैं, ये डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन क्या है, कि लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या इसके अंदर जो स्टोर है वो कितना है, वो वेल फेड स्टेट के अंदर डिफरेंट होता है, फास्टिंग के अंदर डिफरेंट होता है। इसी तरह रिलैक्सिंग मसल्स के अंदर डिफरेंट होता है, और जो मसल्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वहां पर इसका जो ग्लाइकोजन का अमाउंट है ये डिफरेंट होता है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, मैंने आप लोगों को फैट के बारे में बताया था, और वहां मैंने आपको बताया था कि जो मतलब जो फैट के जो हमारी लिपिड की जो सिंथेसिस थी और डिग्रेडेशन थी ये एट अ टाइम नहीं हो सकती, लेकिन जो ग्लाइकोजन है इसकी सिंथेसिस और इसकी ब्रेकडाउन एट अ टाइम होती है, राइट। अच्छा, अब जो हमारे पास ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, लाइक वी हैव सिंथेसिस जोन सी है ये, इसको मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मतलब है कि हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसको हमने यूरिडीन डाइफॉस्फेट के साथ मिला देना है, ठीक है। यूरिडीन डाइफॉस्फेट की हमारे पास सोर्स क्या है, जैसे अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना एटीपी मॉलिक्यूल, इसी तरह यूरिडीन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है दैट इज यूटीपी, राइट। इसके पास भी हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड है। यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, देन वी हैव यूरिडीन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। डाइफॉस्फेट का मतलब ये है कि इसके अंदर दो फॉस्फेट मौजूद है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यूरिडीन मॉलिक्यूल के साथ, ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ इसकी जो एक्टिवेशन है ना, जैसे हमने लिपिड की एक्टिवेशन की थी और वहां पर एसाइल ग्रुप उसके साथ कोएंजाइम ए कंबाइन कर रहा था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। याद है आपको, ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर चेंज होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर 1,6 बिस फॉस्फेट, जो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था, राइट। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्टिवेटेड फॉर्म है हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, राइट। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जो हमारे पास फॉर्म है, यहाँ पर आप देखिए वी हैव डिफरेंट एंजाइम्स जो कि ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म के अंदर और फॉस्फेट्स को ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं। जो हमारे पास इनके अंदर फॉस्फेट्स को ऐड करते हैं या उनकी स्ट्रक्चर पोजीशन को चेंज करते हैं, दैट एंजाइम इज कॉल्ड म्यूटेज। यू सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बीइंग कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और इसके अंदर से ये वाला फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो सा है या ये वाला फॉस्फेट रिमूव कैसे हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ अनदर म्यूटेज, राइट। म्यूटेज हमारे पास वो एंजाइम होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन या रिमूवल कर रहे हैं, राइट। अच्छा, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर होता क्या है जी, हमारे पास जो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है दैट कंबाइंस विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज फॉस्फोराइलेटेड, राइट। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को साथ में इसका वो भी दिखाती जाती हूँ। ओके, ये हमारे पास टोटल पाथवे है जो कि मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ, और साथ में मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन साथ में एक्सप्लेनेशन दिखाती जाती हूँ, ठीक है। सो वी हैव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये म्यूटेज एंजाइम के जरिए जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाई उसके अंदर 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है टुवर्ड्स द 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, सो वी हैव ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल व्हिच इज जनरेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ ए म्यूटेज एंजाइम। अब ये म्यूटेज एंजाइम जो सा है ये इसके अंदर आपने देखा कि इसके अंदर फॉस्फेट की पोजीशन को इसने 6 से 1 के ऊपर ले आया, ठीक है। और कैसे लेके आया, पिछला रिएक्शन जो मैंने आपको दिखाया था उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर वी हैव यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइजेस एंड बाइंड विद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, मैंने आपको बताया था काइनेज ऐड करता है, फॉस्फोराइलेज रिमूव करता है। एक फॉस्फेट इसके पास मौजूद है, दो फॉस्फेट इसके पास मौजूद है, राइट। रिजल्ट में क्या होता है, वी आर एबल टू, जी बेटे बोलिए। मैम ये बनता कैसे है यूटीपी? बेटे एटीपी जीटीपी ये सिर्फ एक फॉस्फेरिलेटेड फॉर्म है यूरिडीन की। आप लोगों ने नाइट्रोजन स्पेसिस पढ़ी हुई है ना, एडिनोसिन एटीजीसी पढ़ी हुई है ना, एडिनोसिन गुआनोसिन पढ़ी है ना। तो वो हम जब जो नाइट्रोजनस बेसिस की हम सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, हम प्रोटीन के अंदर जब पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करेंगे ना, तो वहां पर हम एटीपी की प्रोडक्शन, जीटीपी प्रोडक्शन और तमाम प्यूरीन्स और पाइमिडीन की जो सिंथेसिस है ना बेटे वो हम लोगों ने करनी है, ओके। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये कंसिडर कीजिए कि वी हैव दिस यूटीपी मॉलिक्यूल व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द सेल अंडर द एक्टिविटी ऑफ दिस फॉस्फोराइलेज एंजाइम। अब ये है
हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सबस्ट्रेट के नाम से नाम देते हैं ना, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। दो फॉस्फेट मौजूद हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल साथ में लिंक्ड है, तो हम कहेंगे यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन हो रही है, पायरोफॉस्फेट मतलब दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें से रिमूव हो रहे हैं, राइट। ओके, अच्छा, अब ये हमारे पास इसके ऊपर एंजाइम काम करता है, प्रोड्यूस करता है हमारे पास यूरिडीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको रेड लाइन से यहाँ पे शो किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर आप देखिए वी हैव दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, दो फॉस्फेट है इनऑर्गेनिक फॉर्म के लिए, आपने यहाँ पर देखिए मैंने आई लगाया हुआ है। अब ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाए तो ये वाला रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मैं इसको यूं स्टॉप का साइन बना देती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि दिस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज रेडली, इसको फौरी तौर पे क्या किया जाता है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कंबाइंड दे आर प्रोड्यूस्ड, और दिस हाइड्रोलिसिस रिजल्ट्स इन इसकी कॉन्सेंट्रेशन को लो कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो प्रोसेस है, ओवरऑल जो प्रोसेस है, ये पुश होता है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, समझे। और यहाँ पर हमारे पास एंजाइम जो है दैट इज ए, क्योंकि पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, दिस इज पायरोफॉस्फेटेज मॉलिक्यूल, राइट, दिस इज ए पायरोफॉस्फेटेज मॉलिक्यूल। और ये पायरोफॉस्फेटेज मॉलिक्यूल क्या करता है कि ये दोनों जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स थे ये बहुत रिएक्टिव थे और ये इस रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, इनके अमाउंट को कम करना शुरू कर देता है, राइट, समझे। ओके, अब हम जाते हैं पिछली स्लाइड के ऊपर। दूसरा हमारे पास स्टेप है जी सिंथेसिस ऑफ ए प्राइमर टू इनिशिएट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ओके, अब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए हमारे पास जो एंजाइम है उसका नाम है जी ग्लाइकोजन सिंथेज। और मैंने आपको बताया कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में किस तरह लिंक्ड है, ये आप देखिए यहाँ पर, यू सी कि यहाँ पर ग्लाइकोजन की चेन है, ये ग्लाइकोजन के ग्लूकोज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, और ये लिंक्ड है किस लिंकेज के साथ, अल्फा 1,4 लिंकेज मौजूद था इनके बीच में, राइट। अब ये जो हमारे पास चेन की सिंथेसिस है, ये जो हमारे पास जो मतलब एक ग्लूकोज के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल का एडिशन होना, ये हमारा जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है ना बेटे, दिस कैन नॉट डू इट, राइट। जिस तरह आप लोगों ने डीएनए की पॉलीमराइजेशन पढ़ी होगी, तो उसके अंदर क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल के साथ आके एक प्राइमर पहले सिंथेसाइज होता है और उसके ऊपर नए मॉलिक्यूल्स का एडिशन होना शुरू हो जाता है, नए जो उनसे हमारे पास वो जो नए बेसिस होती हैं वो उसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो एटीजीसी जो ऐड होना शुरू हो जाती है। सो वी नीड ए प्राइमर हियर। यहाँ पर भी ग्लाइकोजन सिंथेज जो एंजाइम है इसको एक प्राइमर चाहिए होता है। ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर ग्लूकोज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। सिंथेज तो इसका काम है, लेकिन ये क्या करता है कि ये इनिशियली अगर छोटी सी कोई ग्लूकोज की चेन ऑलरेडी मौजूद हो, जैसे ये 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसके अंदर नए मॉलिक्यूल को ऐड कर सकता है। कहाँ से, यूरिडीन वाले मॉलिक्यूल से लेके नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड कर देगा। सो वी कैन से कि जो हमारे पास ये ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है, दिस एंजाइम is unable to add a new glucose molecule unless there is a primer present, right? प्राइमर मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एडिशन कर देगा। सो वी हैव ए प्रोटीन जिसका नाम होता है जी ग्लाइकोजेनिन, राइट। ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन है, इसके अलावा ये एक एंजाइम भी है, और उसके पास ये एबिलिटी मौजूद है कि ये ऑटोग्लाइकोसिलेशन कर सकती है, मतलब अपने अंदर नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को खुद ही ऐड कर सकती है। और किस तरह ऐड कर सकती है, अल्फा 1,4 लिंकेज बना के कर सकती है, राइट। सो हम जाते हैं उस साइकिल के ऊपर दोबारा। सो यहाँ पर यू सी कि वी हैव दिस ग्लाइकोजेनिन, राइट, वी हैव दिस ग्लाइकोजेनिन। ये हमारे पास एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है तो इसका मतलब है कि ये एंजाइम है, एंजाइम है मतलब इसके पास ये एक्टिविटी मौजूद है कि ये किसी रिएक्शन को इनिशिएट कर सके। इस प्रोटीन के अंदर यू नो कि जो प्रोटीन होती हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और इसके अंदर टायरोसिन मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दिस इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, ये कंबाइन करता है विद द ग्लूकोज का जो हमारे पास लिंकेज था, उसके साथ ही हमारे पास ये ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन एंड जो वो यहाँ पर मौजूद है, ये क्या करता है कि ये ग्लाइकोजेनिन का टायरोसिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और एक हमारे पास ने लॉन्ग चेन बना ली। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय रेड डॉट्स, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास टायरोसिन की जो साइड चेन है जो कि ग्लाइकोजेनिन मॉलिक्यूल के ये उसका मॉलिक्यूल है।
जब ये हमारे पास ये ग्लाइकोजन एक प्राइमर के तौर पे काम कर रही है, सो दिस इज ए प्राइमर, ठीक है, ये वो प्राइमर है जिसके ऊपर ग्लाइकोजन सिंथेज काम कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, दिस एक्ट्स एज ए प्राइमर, और इस प्राइमर के ऊपर दिस ग्लाइकोजन सिंथेज, दिस इज एबल टू ऐड ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल में से ये सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेता जाता है और इसके अंदर यहाँ पे ऐड करता जाता है, 1,4 लिंकेज बनाता जाता है, कौन, ग्लाइकोजन सिंथेज, ओके। और रिजल्ट में क्या होता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होते जाते हैं, और ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं, इनके ऊपर काइनेज एंजाइम काम करता है और क्या करता है, इनको यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट में चेंज कर देता है, ओके। और ये यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर भी यूटिलाइज हो रहे हैं, बट दिस इज नॉट द ओनली वे जिसके थ्रू यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की, नाइट्रोजनस बेसिस की, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी जो सिंथेसिस है बेटे, इसके लिए वी आर गोइंग टू, इसको हम मतलब डिटेल के अंदर आगे हम लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ये हमारे पास यूरिडीन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ये रिलीज होता जा रहा है, एंड दिस एक चेन रिएक्शन या एक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। साइकिल के रिजल्ट में क्या होता है, वी आर एबल टू प्रोड्यूस ए लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, वी हैव एलोंगेशन, वी हैव दिस एलोंगेशन, और इसके अंदर जो एलोंगेशन है वो कौन कर रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेज कर रहा है, ठीक है। दिस ग्लाइकोजन सिंथेज कीप्स ऑन एंडिंग, ये मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड करता जाता है जब तक कि वी आर एबल टू प्रोड्यूस, मतलब 8-10 मॉलिक्यूल इसके अंदर ग्लूकोज के ऐड हो जाते हैं, देन इसके अंदर ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोजन है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन जैसा है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर हर 20-25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद एक ब्रांच मौजूद होती है, जबकि ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा ब्रांच्ड है, एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि उसके अंदर हर 8-10 मॉलिक्यूल के बाद, ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट के बाद, एक चेन मौजूद है। सो नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, ओके। सो लेट मी जस्ट गो टू दैट साइड, ओके। ये हमारे पास बन गया। अब यू कैन सी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटे कि रिड्यूसिंग एंड क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड क्या होता है, बताया था ना मैंने आपको। रिड्यूसिंग एंड वो होता है जी हमारा जो एनोमेरिक, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट, और दिस इज लिंक्ड with the help of alpha 1,4 linkage, right? Okay. ये वाला एंड जो है ये ग्लाइकोजेनिन के साथ लिंक्ड है, right? This is linked with the glycogenin molecule, okay? ये वाला एनोमेरिक कार्बन, इसको मैं A लिख देती हूँ या इसके ऊपर मैं स्टार बना देती हूँ। ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन नहीं है। ये वाला एनोमेरिक कार्बन है, ये वाला एनोमेरिक कार्बन नहीं है, ऐसा है ना। तो हमारे पास ये वाला नॉन रिड्यूसिंग एंड है, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग, राइट। यहाँ पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद है, दिस हैज ए नॉन रिड्यूसिंग एंड, सो यू कैन सी कि ये वाला इसका कार्बन नंबर 4 फ्री होगा ना, कार्बन नंबर 4 होगा ना इसका फ्री, विच इज नॉन रिड्यूसिंग, राइट। तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो एंजाइम है जिसने कि यहाँ पर ब्रेक करना है और उसके बाद ब्रांच क्रिएट करनी है, दैट इज एबल टू आइडेंटिफाई दिस नॉन रिड्यूसिंग एंड, राइट। एक इसके पास ये खास एबिलिटी मौजूद होती है। दूसरा, जब वो हमारे पास इसके अंदर ब्रेकेज क्रिएट करेगा, तो ब्रेकेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, लेट मी शो यू, शायद ओके, यहाँ पे ये देखिए, वी हैव, ये हमारे पास मेन ग्लाइकोजन की जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट की के एडिशन से हमारे पास जो ग्लाइकोजेनिन से हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनी हुई है, और ये जहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है यहाँ पर ब्रांच मौजूद है। इन तमाम के बीच में अल्फा 1,4 लिंकेज है व्हाइट वालों के बीच में, जबकि जो येलो है इनके बीच में अल्फा 1,6 लिंकेज मौजूद है, ओके। सो होता क्या है जी कि हमारा जो ये रिड्यूस्ड एंड है इसके ऊपर ब्रांचिंग एंजाइम काम करता है। इस ब्रांचिंग एंजाइम का नाम क्या है जी, यहाँ पे देखिए, एक लिखा हुआ है जी 4,6 और दूसरा साथ में लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली ट्रांसफरेज है। ये क्या करता है कि यहाँ पर 1,4 वाला लिंकेज, अल्फा 1,4 वाला जो लिंकेज है उसको ब्रेक करता है, और क्या करता है कि हमारे पास ये अल्फा 1 का जो एनोमेरिक कार्बन है इसका कनेक्शन बनाता है विद कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 6 ऑफ व्हाट, ऑफ द अदर चेन। ये क्या करता है, हर 8, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद यहाँ पर अल्फा 1,4 का लिंकेज जिसने तोड़ा,
और इसके अंदर हमारे पास अल्फा जो 1 था, एनोमेरिक कार्बन था, उसको ये लास्ट वाले के साथ या फिर किसी भी वाले के साथ, मतलब फॉर एग्जांपल ये इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ, वैसे तो हमारे पास हर 8 के बाद होता है, लेकिन वो इसके साथ भी, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा जो H मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आगे इसका एनोमेरिक कार्बन अल्फा 1,4 के साथ लिंक्ड है, राइट। और जो इसका लास्ट वाला जो कार्बन है यहाँ वाला, ये हमारे पास 4 और यहाँ पर अल्फा 1,4, ठीक है, अगले वाले के साथ लिंक्ड है। इसका कार्बन नंबर 6 दैट वाज फ्री, कार्बन नंबर 6 को मैं सी से बना देती हूँ, ठीक है। कार्बन नंबर 6 का कनेक्शन बनाता है विद ये जो जे वाला था इसका अल्फा 1 के साथ, समझे बेटे। सो वी हैव 1,6 बॉन्ड हियर, अल्फा 1,4 हियर, अल्फा 1,4 हियर, ओके। क्योंकि ये एंजाइम जो है ये ब्रांचिंग का काम कर रहा है और ये 1,4 को 1,6 में चेंज कर रहा है, तो इसके लिए जो नाम होता है दैट, इसको हम कह सकते हैं जी, एक तो ये क्योंकि अमाइलोज के अंदर इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन वाला है, या फिर अमाइलो बेसिकली होती है लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो हम इसको नाम दे सकते हैं जी अमाइलो अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज, मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ट्रांसफर करने वाला, राइट। दिस हैज द एबिलिटी टू ब्रेक द अल्फा 1,4 बॉन्ड जो कि हमारे पास तमाम चेन के अंदर मौजूद था, 1,4 बॉन्ड, उसको ये तोड़ सकता है। इसको हम सिंपली 4,6 ट्रांसफरेज भी कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 4,6 ट्रांसफरेज, मतलब 1,4 के बॉन्ड को तोड़कर 1,6 का बॉन्ड बनाने वाला, ओके ओके। अब ये हमारे पास जब ये 1,6 बॉन्ड बना लेता है, तो उसके बाद ये जो हमारे पास नई चेन बनी है, ये चेन और ये जो चेन तोड़ी गई है, इन दोनों की इलोंगेशन चलती रहती है, और इन दोनों की इलोंगेशन कौन करता है, ग्लाइकोजन सिंथेस, राइट। फर्दर इलोंगेशन होती है हमारे पास कौन से एंड के ऊपर, नॉन रिड्यूसिंग एंड के ऊपर, नॉन रिड्यूसिंग, राइट। और ये हमारे पास जो इसका रिड्यूसिंग एंड होता है, ये इन्वॉल्व हो जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर, राइट, ओके। अब हमारे पास क्या होता है कि ये ब्रांचेस बनती जाती हैं और इनकी फर्दर इलोंगेशन होती जाती है, और हर एक जो हमारे पास नई ब्रांच बनेगी, जब इसके ऊपर 8 से 10 नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, तो उसके ऊपर अगेन ये 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम एक्टिविटी करेगा, और ये 4,6 एंजाइम क्या करेगा, उसके अंदर एक फर्दर ब्रांच बना देगा, ओके ओके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ओके राइट। सो हम एक खाली स्लाइड लेते हैं, ये स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या होगा जी, पहले हमारे पास एक सिंगल ब्रांच बनी, उस ब्रांच के अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ा गया, इतना वाला जो उसका पार्ट था उसको यहाँ पर 1,6 बॉन्ड से कनेक्ट किया गया, एंड देन सिंथेज ने इसके ऊपर काम किया, फिर इसको यहाँ से तोड़ा और इसके ऊपर नए का एडिशन होता गया, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहाँ पर 1,6 का कनेक्शन बना, यहाँ पर इनके बीच में जो कनेक्शन है दैट इज अल्फा 1,4, ठीक है, एंड दिस इज अल्फा 1,6, ये जो कनेक्शन है, ठीक है। And then this continues, or we are able to produce a very branched, long amylopectin like molecule, जो कि एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होता है। और आपको मैंने आप लोगों को यही बताया था कि ये एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, इसके पीछे रीजन क्या थी, और ये एक्सटेंसिव ब्रांचिंग किस लिए की जाती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस तरह क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज वेरी लो, आई मीन इट्स लो बट नॉट लाइक, ज्यादा लो हो जाएगी तो हम बेहोश हो जाएंगे। और जो हमारे ब्लड जो लिवर के सेल्स हैं इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ऑस्मोलैरिटी का जो डिफरेंस होता है बेटे वो नहीं है। आफाक, सो ये जो ऑस्मोलैरिटी का जो हमारे पास बेटे डिफरेंस होता है, अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो हमारे लिवर के अंदर, सिंस वी हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोज, ये अमाइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के अंदर इट इज स्टोर्ड इन दिस फॉर्म। ये मॉलिक्यूल अगर हमारे पास ब्रोकन फॉर्म के अंदर या ग्लूकोज की फ्री फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, तो इस जो फ्री फॉर्म की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी ग्लूकोज की, that all the water is going to rush from the bloodstream into the liver cell, और liver cell के अंदर osmotic stress generate होगा, water अंदर move करेगा, तो ये फट जाएगा, right?
और हमारा लिवर डैमेज हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी सिंथेसाइज ग्लाइकोजन एंड स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर. और दिस ये जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर अल्फा 1 6 और उसके बाद 1 4 की ब्रेक डाउन होगी. And that would include degradation of glycogen, जो कि हम इंशाल्लाह we are going to do that in our next class. Okay? यहाँ तक अगर आपको कोई चीज बेटे समझ नहीं आई तो you can ask me. Nobody has no question? You don't have any question बच्चों? मैम ये लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो कैसे पता चलता है? बेटा ब्लड प्रेशर इज वेरी डिफरेंट थिंग एज कंपेयर टू हम ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़े उसका ब्लड प्रेशर से क्या ताल्लुक. ब्लड प्रेशर लो हो तो पता चलता है बंदा बेहोश हो जाता है. ठीक है फरीहा. ब्लड इंसुलिन लेवल अगर ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाए तो कैसे पता चलता है. यू नो के आई मीन हम वी फील लो इन एनर्जी एंड obviously we're going to faint. Okay, I mean physiological parameter is something different, लेकिन हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है जैसे कि मैंने आप लोगों को लिपिड की डिग्रेडेशन के अंदर बताया था, लिपिड बायोसिंथेसिस के अंदर बताया था, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर बताया था कि हमारे जो एंजाइम्स हैं इनकी जो एक्टिविटी है या इनके जो पाथवे हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन लेवल ऑफ ग्लूकोज. सो वी हैव सेंसिंग मैकेनिज्म्स प्रेजेंट विद इन द ब्लड स्ट्रीम दैट कैन सेंस द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज या लो या हाई लेवल को दे कैन they can sense that and then they can respond to that. Any other question bete? We have just 27 people in the class. बाकी तमाम रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं. मैं क्या सबकी एब्सेंट लगाना शुरू कर दूं? Anyway, any other question? Okay बेटे, मैंने ये सुना है कि okay. Let me, okay, this was all that we are you are supposed to do today. और इसके जो नोट्स हैं लिपन कॉर्ड से ही मैं देख रही हूँ, वहीं से सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, फिगर्स वगैरह भी वहीं से दिए हैं. यू कैन सी दैट. और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, और जिसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं. ये भी बहुत शॉर्ट सा है. और इसको करने के बाद वी आर गोइंग टू मूव टू सम कॉमन डिजीजेस जो कि हमारे ग्लाइकोजन या मतलब इसकी जो रेगुलेशन है ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन की और इसकी सिंथेसिस की उसको हम पढ़ेंगे. और उससे रिलेटेड कुछ डिजीजेस हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट उसके करेंगे. देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके, राइट. सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग.